क्लास 12 का ये मॉडल पेपर है जो हम आपको चाहते हैं कि ये पेपर आपको सॉल्व मिले वीडियो के माध्यम से, जो हम आपको ये दे रहे हैं। इसमें क्रम से सभी तरह के क्वेश्चन हैं जो आपको हम देना चाहेंगे। ये ध्यान से आप देखेंगे। देखिए, जो भी हमने आपको पेपर में दिखाया था अभी मॉडल पेपर का, ये सारे पेपर के क्वेश्चन को हमने इस कॉपी पे लिख दिया है और इसी का क्रम से हम आपको सॉल्व दे रहे हैं। जैसे ये विकल्प है आपका, एक समबाहु प्रिज्म का अपवर्तनांक √3 है, इसका अल्पतम विचलन कोण क्या होगा। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा कि उसने बोला समबाहु प्रिज्म है, यानी समबाहु प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितना होगा, 60 अंश। अपवर्तनांक उसने कितना दिया, n। अब बिना हल किए तो इसको लगा ही नहीं सकते। तो प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का जो सूत्र है वो होता है ये बाई साइन a/2। थोड़ा हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √3 साइन, यहाँ पे आप 60 अंश रखेंगे एक की जगह पे यहाँ पे, और ये होगा डेल्टा m, ये विचलन कोण है, /2 बाई साइन a/2 यानी 60/2। तो हम ये भी कह सकते हैं कि √3 साइन, यहाँ देखिए 60 का आधा करेंगे तो कितना लिखेंगे यहाँ 30, यहाँ हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा m/2। ठीक है। इसको जब हल करेंगे तो ये 1/2 आएगा, तो √3/2 यहाँ दिखेगा, साइन हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा m/2। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये किसका मान होता है, साइन 45 का, नहीं सॉरी 60 का। ये मान किसका होता है, 60 का। तो साइन हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा m/2। साइन साइन लिखा हुआ है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 60 बराबर होगा 60 प्लस डेल्टा m/2। यहाँ पे हो जाएगा आपका 120 बराबर हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा m, यानी डेल्टा m बराबर होगा 120। ठीक है, ये 2 - 60। ये हो जाएगा आपका डेल्टा m बराबर, घटा लीजिए तो कितना आएगा 60, यानी इसका मान कितना होगा 60। ये विकल्प आपका ठीक होगा। एक देखिए, किरचॉफ का वोल्टा नियम किस संरक्षण पर आधारित है। ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है और किरचॉफ के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम जो होता है वो होता है आवेश संरक्षण पर आधारित, और जो दूसरा नियम है जिसे वोल्टा नियम कहते हैं, द्वितीय नियम कहलाता है, ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है। अगला देखिए, एक व्यक्ति 15 सेंटीमीटर की पुस्तक को पढ़ सकता है, उसकी आँख पर किस प्रकार का दोष है। देखिए, जब 15 सेंटीमीटर के दोष की पर पढ़ ही रहा है तो दोष तो तब होता है ना जब आप 25 और अनंत के बीच का ना पढ़ें, है ना। दोष तब होता है, यानी अनंत की वस्तु ना दिखे या 25 सेंटीमीटर तक का ना दिखे, तो इसमें कोई भी दोष नहीं होगा, यानी जितना ये लिखा हुआ है ये दोष में से कोई दोष नहीं है। दूसरी बात, 1/√LC की विमा क्या होगी। यहाँ देखिए, ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। √LC है ना, एक तो देखिए 1/√LC बराबर होता है 2π बराबर होता है f, आवृत्ति। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और समझ सकते हैं, आवृत्ति दे रहे हैं तो, यानी 1/√LC बराबर होगा f। ठीक है। अब इसको समझिए, f और f जो आपका हो गया वो क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम अगर √LC करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/f। 1/आवृत्ति को क्या कहते हैं, आवर्तकाल, यानी इसका ये मतलब हो गया आवर्तकाल मतलब समय, यानी ऐसी राशि खोजिए जिसमें केवल t दिखाई दे। ये दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा आपकी विमा m0L0t। ये आपका आंसर होगा। दूसरी बात, 50 ओम के तार को खींचकर लंबाई दुगुना कर देते हैं तो उस समय उसका प्रतिरोध कितने गुना होगा। ये प्रतिरोध दिया तो कितने गुना होगा। या देखिए, जब भी हम लंबाई को खींचते हैं तो जो प्रारंभिक जो प्रतिरोध होता है वो n गुना कहा जाता है,
यानी आप जितना गुना बढ़ाएंगे, जैसे आप इसको कितना गुना बढ़ा रहे हैं, 2 गुना बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर। प्रारंभ में कितना था 50, तो यहाँ 50 लिखेंगे, तो R2 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 50, यानी कितना हो जाएगा 200। आपका ये आंसर सही होगा। दूसरी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो पथ कैसा होगा। याद रखिए, चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, आवेशित कण प्रवेश कर रहा है, तो 3 कंडीशन होते हैं। न्यून कोण पे जाएगा, अधिक कोण पे जाएगा, या सम कोण पे जाएगा, या फिर 0 या 180 पे जाएगा, है ना। तो न्यून और अधिक कोण पे होता है कुंडली नुमा वो पथ बनाता है। समकोण पे वृत्ताकार पथ बनाता है, और इस पर क्या बनाता है, रेखी। यानी 0 और 180 अंश में प्रवेश करेगा तो एक रेखी, समकोण में जाएगा तो वृत्ताकार, और न्यून कोण या अधिक कोण पे जाएगा तो कुंडली नुमा। अभी किस में प्रवेश कर रहा है, लंबवत यानी समकोण में, तो उसका पथ कैसा होगा, वृत्ताकार। नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है। नेत्र लेंस की प्रकृति होती है उत्तल, और उत्तल को हम क्या कहते हैं, अभिसारी। तो कैसी प्रकृति होगी, अभिसारी की। अगला क्वेश्चन देखिए, अब 2 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, दो का है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो देखिए, फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या बटे 2, यानी F बराबर R/2, ये होगा आंसर। श्रांतिकाल किसे कहते हैं। श्रांतिकाल आता है वैद्युत चालन वाले पाठ में। तो लिखते हैं, श्रांतिकाल की अगर हम परिभाषा दे रहे हैं तो किसी चालक के वैद्युत चालन क्रिया में, वैद्युत चालन की क्रिया में चालन इलेक्ट्रॉन की क्रमागत 2 टक्करों के बीच लगे समय को श्रांतिकाल कहते हैं। ये समझ में आ गई बात, श्रांतिकाल कहते हैं। इसको किससे दिखाते हैं हम, टाउ से, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। किसी चालक के वैद्युत चालन की क्रिया में, यानी किसी चालक में वैद्युत चालन की क्रिया हो रही होगी, तो जो चालन इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो 2 क्रमागत टक्करों के बीच जो भी समय लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, श्रांतिकाल। लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र लिखना आसान होता है। ये लेंस मेकर सूत्र है आपका, आसानी से समझ में आ गया, ठीक है। ये लेंस मेकर सूत्र है। यहाँ पे जो n है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, ठीक है, ये है। और R1 है लेंस के पहले तल की वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और जो R2 है, ये लेंस के दूसरे तल, यहाँ जो पहला वहाँ क्या है, दूसरे तल की वक्रता त्रिज्या। और इसमें F क्या है, लेंस की फोकस दूरी। समझ में आ गया ये बात। यानी आपको केवल ये लिखने पे नंबर नहीं मिलेगा, आपको ये स्टेटमेंट भी देना होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, 100 फैरेड की धारिता का संधारित्र, यानी C इसका कितना है, 100 फैरेड। इसे आवेशित करते हैं 100 वोल्ट से, यानी V कितना हुआ, 100 वोल्ट, ठीक है। आपको बताना है कितनी संचित होगी ऊर्जा। तो U बराबर होता है संधारित्र की धारिता, ऊर्जा का सूत्र होता है ये वाला। तो इससे आप लगा सकते हैं, और भी सूत्र बना सकते हैं। हाफ 100, यहाँ देखिए 100 कितनी बार आया, 2 बार। क्यों आया 2 बार, क्योंकि ये वर्ग है। तो यहाँ से आप काट देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 50। यानी U बराबर हो जाएगा 5 पे 1 2 3 4 5 शून्य, यानी 10 के घात 5, ये हो जाएगा जूल। ये होगा आंसर। अगला है, किरचॉफ का वोल्टता नियम लिखिए, है ना। किरचॉफ का वोल्टता नियम लिखना है। किरचॉफ का जो वोल्टता नियम होता है उसे पास का नियम भी कहते हैं,
पास का नियम कहते हैं। ठीक है ना, ये आपको लिखना है। उसमें क्या होता है ये जानिए। ये नियम क्या है, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास में प्रवाहित धारा तथा संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग कैसे दिखाएंगे इसको। आपने धारा और आर का क्या किया, प्रतिरोध का गुणन किया, बीजगणितीय योग। ठीक है, उस पास में, यानी जिस पास में ये कल्पना कर रहे हैं उसी पास में सेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग है ना, उसको क्या कहेंगे, सिग्मा ई के बराबर होता है। समझ में आया, ये इसको कहते हैं पास नियम। अर्थात आपको क्या मिलेगा, अर्थात आपको मिलेगा सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। इसको कहते हैं किरचॉफ का वोल्टता नियम। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। एमकेएस पद्धति में निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक। पद्धति कैसी लेनी है, एमकेएस मतलब जिसमें मीटर हो, केजी हो, सेकेंड हो, एम्पियर हो, ऐसे पद्धति को हम कहते हैं एमकेएस पद्धति। ठीक है, तो वैद्युतशीलता का सबसे अच्छा सूत्र कूलाम सूत्र को बोला जाता है ना, कूलाम सूत्र को बोलते हैं। समझ में आया, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। ये आप यहाँ कर सकते हैं, यानी एप्सिलॉन 0 को हम 1/4 पाई Q1 Q2 बट्टे FR² कर सकते हैं। आप यहाँ ध्यान से सुनिएगा। अब मात्रक हम सेट कर रहे हैं, मात्रक निकालना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए ये क्या है, कूलाम का स्क्वायर, ये क्या है, न्यूटन, ये क्या है, मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से, जो ये कूलाम होता है यानी Q बराबर क्या होता है, IT, तो हम इसको लिख सकते हैं एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर वाले को। न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम मीटर स्क्वायर। ध्यान से समझ गए। अब देखिए सेकेंड आपका नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी अब आप क्या कहने वाले हैं वो सुनिए। आप लिख सकते हैं एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड का 4, ठीक हो गया। अब नीचे जो बचा वो लिख लीजिए केजी मीटर क्यू, क्या लिखेंगे, केजी मीटर क्यू। यही इसका कौन सा मात्रक बोला जाएगा, एमकेएस ए मात्रक बोला जाएगा। और नहीं तो आप ये भी अगर लिखते हैं कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तो सही ही माना जाता है। अगला देखते हैं, वायु में प्रकाश की चाल। 3 के क में आ गए हम लोग। अगला टॉपिक है, इसमें 4-5 क्वेश्चन होंगे। वायु में प्रकाश की चाल मतलब उसको कहते हैं C, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतने अपवर्तनांक वाले कांच में यानी N 1.5 प्रकाश की चाल क्या होगी। देखिए किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है पारदर्शी माध्यम में, तो C क्या होती है, N होती है। यानी V बराबर C का मान आप रखिए 3 × 10⁸, और ये हो जाएगा 1.5। तो V बराबर होगा, इसका पॉइंट का 0 पर बढ़ा दीजिए तो 30/15 × 10⁸, यानी V बराबर होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक बात को और भी ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी पारदर्शी माध्यम होते हैं सबका अपवर्तनांक 1 से बड़ा होता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी माध्यम में अगर प्रकाश जाएगी तो एक बात ध्यान रखिए कि आपका जो आंसर आएगा इससे कम आएगा। इस बात का ध्यान अगर रखते हैं तो आपका कभी गलत नहीं होगा।
क्योंकि n जो मान होता है यानी वायु का अपवर्तनांक जो है 1 होता है। अगर वायु नहीं है तो बाकी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़ा होगा तो उन सब का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से कम आएगा। चलिए, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस कोटि की होती है? तो इसकी जो कोटि होती है वो लगभग 10⁻26 और 10⁻25 के बीच की होती है, या यहाँ तक होती है लगभग। LCR का परिपथ है, ये देखिए LCR जो परिपथ है ये प्रत्यावर्ती धारा का जो चैप्टर है उसमें है, ये प्रत्यावर्ती धारा। LCR परिपथ किससे कहते हैं? जिसमें प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों लगे रहते हैं, ऐसे परिपथ को हम कहते हैं AC का LCR परिपथ। इसके प्रतिबाधा का सूत्र होता है Z = √R² + XL XC का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? ये सूत्र लिखने से होगा नहीं कुछ, आप इसको बताना होगा कि ये R रेखीय प्रतिरोध है, ठीक है, XL प्रेरण प्रतिघात है, प्रेरण प्रतिघात है, जो XC है ये धारितीय प्रतिघात है, ठीक है, ये ऐसे बताया जाता है। समझ में आ गया? चलिए अगला देखते हैं। सारा पेपर कराने में टाइम लगता है। तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। इसको कहते हैं अंग्रेजी में वेव फ्रंट, जिसको हम तरंगाग्र कह रहे हैं ये कहा जाता है वेव फ्रंट अंग्रेजी में। तो तरंगाग्र है क्या, ये समझिए। जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो हाइगेंस के अनुसार क्या कहा गया था, होती है, तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, है ना, ठीक है। ये तो आपकी हो गई बेसिक फंडा। अब इसमें चलिए, समान कला में कंपन करने वाले माध्यम कणों पर खींची गई स्पर्श रेखा को तरंगाग्र कहते हैं, है ना। तरंगाग्र जो होता है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है गोली तरंगाग्र, ठीक है, एक होता है समतल तरंगाग्र, ठीक, गोली तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, एक होता है बेलनाकार तरंगाग्र, है ना। ये 3 ठो सब ये तरंगाग्र जो होते हैं स्रोत के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसा स्रोत होगा उस हिसाब से ये तरंगाग्र की आकृति बनती है। जैसे बिंदुवत स्रोत है, जैसे बल्ब है, सूर्य है, तो ये बिंदुवत स्रोत से हमेशा गोली तरंगाग्र बनते हैं। अगर समतल स्रोत अगर होगा, जैसे सर्च लाइट वगैरह है चौकोर, और इसमें बेलनाकार स्रोत से बनेगा, जैसे ट्यूबलाइट है ना। तरंगाग्र की एक अच्छी बात होती है कि तरंगाग्र जो होते हैं वो तरंग की दिशा को शो करते हैं। तरंगाग्र ये बना हुआ है, इसके लंबवत तरंगें चलती हैं। आगे देखते हैं क्रांति कोण। क्रांति कोण बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है। क्रांति कोण क्या है? बहुत अच्छी चीज़ है, क्रिटिकल एंगल बोला जाता है इसको। क्रांति कोण है प्रकाश अपवर्तन की क्रिया में, है ना, प्रकाश अपवर्तन की क्रिया में वह आपतन कोण जिसके लिए
अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान 90 अंश प्राप्त होता है ना, प्राप्त होता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण दो चीज़ से दिखाते हैं, सी से दिखाइए या सी से दिखाइए कहते हैं। ठीक है, क्रांतिक कोण जो होता है साइन सी बराबर 1/n होता है, 1n2 कह सकते हैं, है ना, ये याद रखा जाता है। अपवर्तनांक के साथ ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्रांतिक कोण तभी बनता है जब प्रकाश किरण जो होगी वो कहाँ से चले, सघन से विरल में प्रवेश करे, तभी ये संभव है। ठीक है, ये तभी होता है ना। ये अगर आईसी कहेंगे तो ये कंफर्म होगा कि ये कोण कितना होना चाहिए, 90 अंश, अपवर्तन कोण 90 अंश का होना चाहिए। धारा घनत्व, धारा घनत्व विशिष्ट चालकता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध बताना। तो विशिष्ट चालकता जो होती है, विशिष्ट चालकता बराबर होता है धारा घनत्व बटे में वैद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, यानी सिग्मा बराबर जे बटे ई। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो है विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा होता है, ये भी है। तो हम इसको अगर थोड़ा सा सेट करना चाहें तो हमें 1/ρ, चलिए ऐसे बता देते हैं आपको थोड़ा दूसरे ढंग का। तो सिग्मा, ये तो आपका जो पूछा है उसका यही संबंध है, छोड़िए, फिर बाद में कोई और वीडियो में चर्चा कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है चौथे का, ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। स्थिर विद्युत की गॉस प्रमेय का उल्लेख कीजिए। गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय है ना। देखिए, स्थिर बिंदु आवेश के कारण बने बंद गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स की कुल मात्रा, कुल मात्रा भी कह सकते हैं, मान भी कह सकते हैं, फाई ई, है ना, फाई ई आवेश Q के, जो आवेश आपने दिया है, बिंदु आवेश जो लिया है, आवेश के 1/ε0 गुना होती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, गॉस प्रमेय कहते हैं। अब इसके अनुसार क्या हो जाएगा, इसके अनुसार अगर हम एक सूत्र देंगे तो और अच्छा रहेगा। इसके अनुसार हम कहेंगे कि जो E इंटू डेल्टा ए है ना, इसके कारण क्या मिलता है आपको, फाई ई मिलता है। ये जो होता है Q/ε0 होता है, ये गॉस प्रमेय है। समझ आ गया, ये है वैद्युत फ्लक्स, है ना, ये वैद्युत फ्लक्स है, तो Q/ε0 गुना होता है, इसे गॉस प्रमेय कहते हैं। समझ में, उल्लेख करना था, आपको उल्लेख कर दिया आपने, ठीक से किया है, आप देख लीजिए। क्लियर हो गया, आप वीडियो को चला के देखिए दोबारा। चलिए एक और देखते हैं। एक व्यक्ति 2D क्षमता का चश्मा प्रयोग करता है, यानी +2D इसका पावर है, क्षमता है। D का मतलब होता है डायोप्टर, +2 डायोप्टर, है ना, डायोप्टर है ये, याद रखिएगा। ये उत्तल लेंस को शो करता है जब प्लस में मान रहता है। तो रियल में वो कैसे लेंस का प्रयोग करता है, उत्तल लेंस का प्रयोग अपने चश्मे में कर रहा है। चश्मे में किस लेंस का प्रयोग कर रहा है, उत्तल लेंस का प्रयोग कर रहा है। और उत्तल लेंस का प्रयोग हम तब करते हैं
जब हमें कौन सा दोष हो, दूरदृष्टि दोष, तो हम कहेंगे कि व्यक्ति में दृष्टि दोष कैसा है, आप कहेंगे दूरदृष्टि दोष है। कौन सा दोष, दूरदृष्टि दोष, वो है दूरदृष्टि दोष है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गॉसियन पृष्ठ क्या है, गॉसियन पृष्ठ, तो गॉसियन पृष्ठ की परिभाषा हम यही हेडिंग पे दे देते हैं, ठीक है। तो किसी स्थिर बिंदु आवेश के कारण बना काल्पनिक आवेशित पृष्ठ को बना काल्पनिक आवेशित, थोड़ा और करते हैं, बंद पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक। जैसे अब गॉसियन पृष्ठ भी बहुत अजीब सा होता है। जैसे अगर आप बिंदुवत स्रोत लेते हैं तो उसका गॉसियन पृष्ठ जो बनेगा वो गोलाकार बनता है, बंद पृष्ठ है ना। और अगर आपने कोई चालक ले लिया पतला और उस पर आवेश है तो उसके कारण जो पृष्ठ गॉसियन बनता है वो बेलनाकार बनता है ना। गॉसियन पृष्ठ को हमेशा डॉट लाइन से दिखाते हैं। ये जो पृष्ठ आप देख रहे हैं यही गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। अब आते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। गत्यात्मक प्रतिरोध की परिभाषा हमेशा अनोमी परिपथ से दी जाती है। अनओमी परिपथ है ना, ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता। तो ऐसे परिपथ में जो प्रतिरोध आता है उसे हम कहते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध, ठीक है। तो परिभाषा भी यही लिखते हैं, आप परिभाषा लिख रहे हैं। तो किसी अनओमी परिपथ, ओमी परिपथ में किसी समयांतराल या हम कह सकते हैं खंड में विभवांतर डेल्टा भी तथा संगत धारा परिवर्तन यानी डेल्टा आई के अनुपात को उस परिपथ का गत्यात्मक प्रतिरोध आर पी कहते हैं, है ना। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा आपको कि जो आर पी होता है वो खंड से चलता है, यानी डेल्टा भी बाई डेल्टा क्या आई। समझ में आया। जैसे सो करिए कि आप एक आप अनोमी परिपथ का देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये डायोड वाल्व का परिपथ है, आपने ये कोई दो खंड ले लिया। तो जब इसको हम ऐसे खंड को मैच कराते हैं, ये अगर आपका आई हो, ये आपका भी हो, ये भी खंड के बीच हो, तो ये जो लाइन बनाता है वो डेल्टा भी है, ये जो लाइन बनाता है आई है ना। तो हम यहाँ पे ये भी कहते हैं कि AC बटे BC, ठीक है ना। यही खंड का मतलब होता है। यानी आप ग्राफ से भी आप गत्यात्मक प्रतिरोध को निकाल सकते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, ओम। क्लियर। चलिए एक और नया चीज़ देखते हैं। अगला लिखा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अवदृश्यक और नेत्रिका लेंस को छोटी फोकस दूरी का होता है, क्यों। जो संयुक्त होती है मतलब कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी जिसमें दो लेंस का प्रयोग होता है, अवदृश्यक और नेत्रिका लेंस का प्रयोग होता है। इन लेंसों को हम छोटी फोकस दूरी का कहते हैं। छोटी फोकस दूरी का मतलब कम फोकस दूरी का मान, मतलब कि कम से कम। एक चीज़ देखिए, आप खूब अच्छी तरह समझते होंगे
कि जो फोकस दूरी होती है वो 1/, ऐसे होती है, यानी क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब क्षमता की व्युत्क्रमानुपाती होती है और सूक्ष्मदर्शी ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिससे बहुत ही सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है, तो जाहिर सी बात है इसकी लेंस की क्षमताएं क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अधिक क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होती है या पड़ती है ना। होती भी है, पड़ती भी है, भाई जरूरी भी है और होनी भी चाहिए। पड़ती है जिसके लिए हमें कम फोकस दूरी का लेंस लेते हैं जिससे अधिक क्षमता वाला लेंस प्रयोग में ला सके। समझ में आ गया? यानी सब मिला के क्या फोकस किया आपने कि अधिक क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करने के लिए हमें कम फोकस दूरी का लेंस प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी में अधिक क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, चूँकि लेंस की क्षमता बढ़ानी है, इसीलिए हम उसकी कम फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग हम करते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो बड़ा हो रहा है, ठीक है। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को, अगर आप चाहते हैं कि अगला सारे सवाल हम पढ़ें, तो उसके लिए आप क्या करिएगा कि आप अगला वीडियो देखिएगा। और कह रहे हैं इसलिए क्योंकि जब तक आप अगला वीडियो नहीं देखेंगे आपके बड़े अंक का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यानी बड़े अंक के क्वेश्चन को सॉल्व देखने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। धन्यवाद।